अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास एसी सर्किट्स। हम लोगों ने डीसी सर्किट्स जो हैं उनको देख लिया था। अब लेट सपोज हम लोग एसी सर्किट्स को देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, आप लोग एसी सर्किट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ की चीज़ बता देती हूँ। जब भी आप लोग कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उसका एक एक्स एक्सिस होता है और उसका एक वाई एक्सिस होता है। ये बात हमें पता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को नॉर्मली हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। मतलब के आपने अगर कोई ग्राफ प्लॉट करा है तो एक्स अगर आप चेंज करेंगे ना, एक्स इंपॉर्टेंट है, एक्स चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से वाई चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंडेंट होता है। मतलब ये डिपेंडेंट है ना एक्स के ऊपर, अगर आपने एक्स चेंज किया तो वाई चेंज होगा। मतलब इसको अगर आप ना भी समझे या जिन बच्चों को बात समझ में आ रही है वो ये है कि जब आप एसी सर्किट्स प्लॉट करेंगे ना तो बेटा टाइम यहाँ पर आएगा और जो भी क्वांटिटी है, चाहे वो वोल्टेज है या करंट है या पावर है, जिसको भी आप प्लॉट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये बात मैंने शुरू में बताई है, अब बिल्कुल छोड़ दें इस बात को। अभी मैं इस बात को वापस लेकर आऊँगी जब ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल छोड़ दें। शुरू में हम लोग क्या भाई, हमने डीसी सर्किट पढ़ा था। डीसी सर्किट में क्या होता है, लेट सपोज एक सोर्स लगी हुई है, ठीक है। आपको पता है अगर उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, ठीक है, आपने पहले सेकंड पर देखी उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, दूसरे सेकंड पर देखिए उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, तीसरे सेकंड पर देखिए उसकी वैल्यू 5 वोल्ट ही है। मतलब डीसी सर्किट में ऐसा नहीं होता था कि किसी वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो गई, अनलेस कि आप उसको खुद से तब्दील करें। अगर खुद से तब्दील करेंगे तो चेंज होगी, वरना खुद से नहीं होगी। वो सही है, वो वही वैल्यू रहेगी। मगर आपने कुछ ऐसी सोर्सेज देखी कि जिसमें 0 सेकंड है, अभी शुरू नहीं हुआ है तो उसकी वैल्यू 0 थी, ठीक है। फिर आपने पहले सेकंड पर देखा तो उसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो गई, दूसरे सेकंड पर देखा तो उसकी वैल्यू 2 वोल्ट हो गई, तीसरे सेकंड पर देखा तो उसकी वैल्यू 3 वोल्ट हो गई, चौथे सेकंड पर देखा तो उसकी वैल्यू वापस से 2 हो गई, पाँचवें सेकंड पर देखा तो उसकी वैल्यू फिर 1 हो गई, फिर छठे सेकंड पर देखा तो फिर 0 हो गई। पहले 0 से 3 तक गई, फिर 3 से 0 गई। तो ये क्या हुआ, मतलब ये तो खुद से चेंज हो रही है वैल्यूज़। ठीक है, तो अब अगर यही चीज़ ये ऊपर वाली जो डीसी में हमने पढ़ी थी सोर्सेज, ये चीज़ अगर मैं ग्राफ की सूरत में प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्लॉट करूँगी। आपने पहले 0 टाइम पर देखा तो उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, लेट सपोज, तो 5 वैल्यू है, ठीक है। 0 यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपने 5 वोल्ट की सोर्स को, जो कि डीसी है, ठीक है, डीसी सोर्स है, उसको जब आपने पहले सेकंड पर देखा अभी भी उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, ये रही 5, सही है। 1 पे टाइम 1 है ना, 1 पे वैल्यू कितनी है, 5 है, सही है। इसी तरीके से जब आपने टाइम 2 पर देखा तो उसकी वैल्यू 5 ही है, आपने टाइम 3 पर देखा तो उसकी वैल्यू 5 ही है, टाइम 4 पर देखा तो उसकी वैल्यू 5 ही है, टाइम 5 सेकंड पर देखा तो उसकी वैल्यू 5 ही है। तो जब आप इस लाइनों को जोड़ेंगे तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आई, कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। मगर अगर मैं एसी सर्किट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहूँ तो क्या होगा भाई, अगर मैं टाइम देख रही हूँ तो 0 पे मैंने कहा, ये देखें ये टाइम है, 0 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6। अगर मैं टाइम को देखना चाहूँ तो 0 पे अगर मैंने देखा तो वैल्यू कितनी है भाई वोल्टेज की, इधर वोल्टेज है, सही, वैल्यू 0 ही है। पहले सेकंड पे देखा तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये रही वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट, ये टाइम है 1 सेकंड पर। दूसरा सेकंड ये रहा, ठीक है, दूसरे सेकंड पर 2 वोल्ट हो गई, 2 वोल्ट थोड़ा और ऊपर हो गया यहाँ से, ये रहा 2 वोल्ट, ठीक है, पहले पर 1 वोल्ट, ठीक है। तीसरा सेकंड ये रहा, तीसरे सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 3 वोल्ट हो जाएगी, यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, लेट सपोज। फिर चौथे पे देखा, फिर 2 हो गई, चौथे पे फिर 2 हो गई, फिर पाँचवें पे फिर 1 हो गई, फिर छठे पे फिर 0 हो गई। मतलब ये अगर आप प्लॉट करना चाहें ना तो ये कुछ ऐसे हो गया। फिर आपको पता है ये वापस से ऐसे चलेगा, फिर ये पता है क्या होगा, सातवें पे क्या हो जाएगा, उल्टे में चलेगा, -1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर ऐसे चलते चलते अगर आपके पास ऐसी वेव फॉर्म आ गई भाई कि इस तरीके की वेव फॉर्म आ रही है, मतलब अब वो कांस्टेंट लाइन नहीं रही, अब आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके की जो सोर्सेज होती हैं या इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो वोल्टेज चेंज हो रहा है, वो टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो रहा है, चेंजिंग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं। तो आपके पास क्या होती हैं भाई, एसी क्वांटिटीज़ होती हैं। और जिस सर्किट के अंदर एसी क्वांटिटीज़ लगी हुई होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसी सर्किट्स कहते हैं,
सही है। अब मैं ग्राफ वाली जो बात बता रही थी वो ये थी कि हमारे पास हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम हुआ करेगा, ठीक है, और हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम के हिसाब से आप देख रहे हैं वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट चीज़ है वो टाइम है, टाइम तो चलता ही जाएगा, सही है, टाइम इंडिपेंडेंट है, मगर आप उसके हिसाब से देख रहे हो कि पहले सेकंड पे वोल्टेज कितना है, दूसरे सेकंड पे वोल्टेज कितना है, तीसरे सेकंड पे वोल्टेज कितना है, सही है। तो मेन चीज़ आपका टाइम होगा, मतलब वोल्टेज की जो भी इक्वेशन होगी उसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे। टाइम अगर 3 सेकंड है तो 3 पुट करोगे तो वोल्टेज की वैल्यू निकल के मिलेगी आपको। तो वोल्टेज आपका किसके ऊपर डिपेंड हो गया? टाइम के ऊपर। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है और वोल्टेज जो है वो डिपेंडेंट है। और हमेशा याद रखो, ग्राफ में, मैथ में भी याद रखना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हमेशा एक्स पर आती हैं और डिपेंडेंट वाई एक्सिस पर आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम लोग जो है कुछ और चीज़ें इसके अंदर देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एसी जो हमारे पास एसी सर्किट्स हैं उसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो चेंजिंग होती हैं, उनकी वैल्यूज़ कुछ चेंज हो रही होती हैं। तो उनके जो फंक्शंस होते हैं ना बेटा, उसमें हमेशा हम लोग अभी तो आप लोग BEE पढ़ रहे हो ना, तो बिल्कुल पहला कोर्स है, तो इसके अंदर अभी आप लोग बेसिक साइनोसॉइड ही पढ़ोगे। साइनोसॉइड क्या होता है? वो जो एसी क्वान्टिटीज़ होती हैं उनको आप या तो साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, सही है, और या तो कॉस वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। मतलब जब आप उन एसी क्वांटिटीज़ को प्लॉट करोगे ना, मतलब ग्राफ के ऊपर, जैसे अभी हमने पहले ग्राफ के ऊपर देखा, प्लॉट करोगे तो या तो साइन वेव बननी चाहिए या तो कॉस वेव बननी चाहिए। और साइन वेव और कॉस वेव दोनों को हम लोग कहते हैं साइनोसॉइड। मतलब साइनोसॉइड बना है अगर, तो या तो वो साइन वेव होगी या तो वो कॉस वेव होगी। एक बात तो ये। अब आपको पता है, जब भी आप ग्राफ के ऊपर कुछ भी प्लॉट करते हो, चाहे आप एक पैराबोला प्लॉट कर रहे हो या चाहे आप एक स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना प्लॉट कर रहे हो, तो उस स्ट्रेट लाइन की भी एक इक्वेशन होती है, सही है ना, y=x होती है इक्वेशन। तो इसी तरीके से जब आपने पूरा का पूरा साइनोसॉइड पुट कर दिया, प्लॉट कर दिया, तो उसकी भी तो कोई ना कोई इक्वेशन होगी। मतलब आप उस एसी क्वांटिटी को किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वो इक्वेशन क्या होती है? तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? लेट सपोज इधर वोल्टेज था, सही है। अब क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के ऊपर डिपेंड है, तो हमारे पास ब्रैकेट में t आ जाता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास वो जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। अब इस इक्वेशन को समझते हैं हम लोग। VT मतलब वोल्टेज है, टाइम के ऊपर डिपेंड है, सही है। VM क्या है? वो जो आपने साइनोसॉइड बनाई है, चाहे वो साइन वेव है चाहे वो कॉस वेव है, उसकी जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू, सही है, या तो मैक्सिमम वैल्यू भी उसे हम लोग कह रहे होते हैं, उस वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू, ये वोल्टेज की यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, सही है, या तो उसकी जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड भी कहते हैं हम उसको। ये तीनों चीज़ें ये तीनों जो नाम है ना, ये एक ही चीज़ का नाम है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VM से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। एसी वेव फॉर्म अगर आपने एसी सोर्स किसी सर्किट के अंदर लगाई है तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी? जितनी बड़ी वैल्यू तक जाएगी वो आपका VM होगा, सही है। साइन का मतलब क्या है? साइन वेव बनी हुई है। अगर कॉज लिखा हुआ होता तो कॉज वेव बनी हुई होती, सही है। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एक जैसी ही दिख रही होती है। बस फ़र्क ये होता है कि आपके पास जो साइन में से अगर आप -90 करोगे तो आपको कॉज मिल जाती है, मतलब कॉज आपकी 90 डिग्री पीछे चलती है साइन से, सही। बस ये बात याद रखना, अभी के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचो, दोनों में दिखने में एक ही जैसी होती है, वो अभी हम आगे देख लेंगे, सही है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास क्या है? ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है ना क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर ये हमारे पास वेव फॉर्म बनी हुई है तो 1 सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा ये साइकिल रिपीट हुई, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, सही। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कोई ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना चेंज आया कितने टाइम के अंदर, तो ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसका इटसेल्फ सर्किट के अंदर अभी ज़्यादा काम नहीं होगा, जो काम होगा वो मैं आपको बताऊँगी, सही है। अच्छा, टी क्या है? टाइम है। टाइम की वैल्यू आप पुट करोगे तभी आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, सही है। फाई हमारे पास क्या है? फाई हमारे पास है एंगल, सही है, फेज एंगल कहते हैं इसे, फेज एंगल। फेज एंगल का मतलब ये होता है कि आपकी वेव फॉर्म जो है वो कहाँ से शुरू हुई है। अगर आपकी वेव फॉर्म जो है, वोल्टेज जो है वो आपका 0 से स्टार्ट हुआ है तो आपका फाई जो है वो 0 होगा। फाई या थीटा से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखते हैं थीटा या फाई, आप कुछ भी कह लो, सही है। अब लेट सपोज आपके पास जो वेव फॉर्म है ना वो आपकी 0 से पहले से स्टार्ट हुई है, 0 से पहले से। अब मैं यहाँ पे एक गलती बताती हूँ जो बच्चे करते हैं नॉर्मली आमतौर पे। लेट सपोज आपकी वेव फॉर्म 0 से पहले से स्टार्ट हुई है बेटा, तो फाई यहाँ पे आपका माइनस नहीं होगा, एंगल माइनस नहीं है। आप समझोगे पीछे से स्टार्ट हुई है, पीछे का मतलब माइनस है, नहीं, आपने वेव फॉर्म में ये वाला हिस्सा ऐड कर दिया है मजीद,
ये जो हिस्सा है ये आपने मजीद ऐड कर दिया ज़ीरो के अंदर, ये वेव फॉर्म पीछे से स्टार्ट हुई तो ये एरिया भी ऐड हो गया है वेव फॉर्म के अंदर। तो जब यहाँ पे जो भी एंगल आपके पास, लेट सपोज ये 20 था यहाँ पे, तो फाई आपके पास -20 नहीं होगा क्योंकि वो पीछे से स्टार्ट हुआ, वो +20 होगा। आपने 20 मजीद ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा टी के साथ +20 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है जो भी वो वेव फॉर्म है वो पीछे से स्टार्ट हुई है, 20 पीछे से स्टार्ट हुई है। सही है। इसी तरीके से अगर मतलब कि जब आपके पास फाई जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इधर, फाई की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आप समझ जाना वेव फॉर्म आपकी ज़ीरो से पीछे से स्टार्ट हुई है। सही है। इसी तरीके से जब फाई आपका आगे से स्टार्ट होता है तो आगे का मतलब ये होता है कि आपका जो एंगल है, सही है, यहाँ पे ये चीज़ माइनस हो गई, ये वाला हिस्सा आपने माइनस कर दिया। सही है। तो फाई आपका नेगेटिव होता है। अब हम क्या समझते हैं, आगे से स्टार्ट हुआ है, आगे का मतलब पॉजिटिव है। नहीं नहीं नहीं, ये हिस्सा आपने माइनस कर दिया, ये हिस्सा हटा दिया वेव फॉर्म से, वेव फॉर्म को आगे कर दिया। सही है ना। तो ये हमारे पास नेगेटिव होता है। तो जब भी फाई नेगेटिव होगा आप समझ जाना वेव फॉर्म आगे से स्टार्ट हुई है, और जब भी फाई पॉजिटिव होगा तो आप समझ जाना पीछे से स्टार्ट हुई है। अभी आपको वेव फॉर्म प्लॉट करनी पड़ेगी इक्वेशन को देख के, तो तभी ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। एक और बात वो ये कि अब जब आपने कोई वेव फॉर्म प्लॉट करी है तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टी आता है। सही है। आमतौर पे टी आता है, मगर यहाँ पे जब आप एसी वेव फॉर्म्स की बात करते हो, एसी सर्किट्स की बात करते हो, तो ओमेगा टी भी आता है। सही है। और आमतौर पे आप लोग जो चैप्टर 9 है उसमें आप लोग ओमेगा टी प्लॉट कर रहे होंगे। ओमेगा टी और टी में इतना कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब वो जो वेव फॉर्म है ना वो कितना ज़्यादा चेंज हो रही है कितने टाइम के लिहाज से। सही है। ये आपके पास ओमेगा होता है। ओमेगा टी मिलाकर पूरा हमें इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। भाई देखें, वी एम क्या था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, उस वेव फॉर्म की पीक वैल्यू जो है वो आपका वी एम होगा। सही है। साइन क्या है, अगर वो साइन वेव है तो साइन है, कॉज है तो कॉज वेव है। दोनों में फ़र्क बता देती हूँ। लेट सपोज आपकी ये साइन वेव है। सही है। तो इससे जो पीछे से स्टार्ट होगी ना 90 डिग्री पीछे से ही, 90 का फ़र्क आता है दोनों में। ये कॉज होगी और ये साइन होगी। दिखने में पता नहीं चलेगा आपको। सही है। दिखने में ऐसे बनी हुई है, ठीक है, आपने लेट सपोज वाई से, दिखने में नहीं पता चलेगा, मगर आपको सवाल में बता दिया जाएगा साइन है या कॉज है, तो आप उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करोगे। अभी देखेंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है। उसके बाद ओमेगा टी मिला के आर्गूमेंट कहलाता है। ठीक है। और आपके पास ओमेगा खुद फ्रीक्वेंसी है और टी आपके पास टाइम है। सही है। और फाई आपके पास फेज एंगल है। फेज एंगल का बहुत समझना ज़रूरी है। अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है तो फेज एंगल ज़ीरो होता है, मगर वो पीछे से स्टार्ट हुआ है तो वो नेगेटिव नहीं होता। बच्चे नेगेटिव समझते हैं कि पीछे से स्टार्ट हुआ है, नहीं, वो एरिया आपका ऐड हो गया तो फाई पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर वेव फॉर्म के आगे से स्टार्ट हुआ है तो फाई आपका नेगेटिव होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमें और अच्छे से समझना है। उससे पहले ये कि हमने क्या देखा कि एसी वेव फॉर्म को हम लोग किस तरीके से एसी क्वांटिटीज़ को हम लोग एक वेव फॉर्म्स के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर उसको हम ग्राफ को जो हमने प्लॉट किया उसको हम एक इक्वेशन की सूरत में लिखना चाहे तो वो ये है। ठीक है। और क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वोल्टेज, तो वो वी टी हो जाता है। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये पूरी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास जो है ना ये वोल्टेज, अगर मैं कोई आपसे बोलेगा ना वोल्टेज बताओ, इस एसी सोर्स का वोल्टेज बताओ, आप बोलोगे टी तो बताओ, टी क्या है, मैं वोल्टेज कैसे बताऊं, जब तक मैं टी नहीं पुट करूं तो इक्वेशन कैसे निकल के आएगी। आपके पास फाई भी मौजूद है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता है, आपको वीएम भी पता है, टी नहीं बताओगे तो कैसे निकल के आएगा वोल्टेज की वैल्यू। सही है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये होता है हर इंस्टेंट, हर लम्हे पे वो वैल्यू अलग है। आप बोलोगे हमें लम्हा तो बताओ किस पे वोल्टेज निकाले। सही है। तो ये जो वी टी वाली रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये इक्वेशन आपके पास, ये कौन सी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की। इसी तरीके से ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, नाम है इसका। अभी आगे समझ में आएगा कि इतना मैंने इस चीज़ को हाईलाइट क्यों किया। सही है। अभी ये कुछ बेसिक बातें नहीं, अब हम चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। एसी जो सर्किट्स हैं उनके बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, समझे। सही है। कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन V1 एक वेव फॉर्म होगी आपके पास ऐसी ही। सही है। और उसी सर्किट में कोई दूसरा वोल्टेज भी है जिसे उन्होंने नाम दिया है V2, जिसकी मतलब एक उसी सर्किट, उसी ग्राफ के अंदर एक अलग वेव फॉर्म होगी। सही है। अब कोई आगे चल रहा होगा, कोई पीछे चल रहा होगा, क्या पता दोनों साथ चल रहे हो, मुझे नहीं पता। सही है। डिपेंड करता है। अभी देख लेते हैं चीज़ों को। स्टेट विच साइनोसॉइड इज लीडिंग, कौन सी साइनोसॉइड लीड कर रही है। अब ये लीडिंग कुछ नया लफ्ज़ आया, अभी देखते हैं लीडिंग और इस क्या है ये मतलब। मगर अभी फेज एंगल की बात करते हैं। पहले तो उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द फेज एंगल। फेज एंगल मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है भाई, ये जो फाई होता है ना, ये आपके पास फेज एंगल होता है। कह रहे हैं कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2।
V1 का फेज एंगल नहीं बताना, V2 का फेज एंगल नहीं बताना, क्योंकि फेज एंगल तो मुझे V1 का पता है। फेज एंगल यहाँ पे फाई लिखा हुआ तो है ओमेगा टी के बाद वाला। भाई किसी भी V की इक्वेशन क्या होती है AC सर्किट में, VM कॉज या साइन जो भी है ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई। तो ओमेगा टी के बाद जो लिखा हुआ है वो हमारा फाई है। V1 का फाई तो मुझे पता है फेज एंगल, V2 का फेज एंगल भी मुझे पता है। उन्होंने ये बोला है इन दोनों के दरमियान का फेज एंगल बताओ, सही है। अब दरमियान का कोई बच्चा बोलेगा ठीक है भाई 50 और -10 के दरमियान कौन सा फ़र्क है, इसके दरमियान 60 का फ़र्क है। अभी अगर समझ में नहीं आया भाई 60 का फर्क है तो छोड़ दें, कोई बच्चे यहीं से कंपेयर करना शुरू कर देगा। नहीं, आपने पहले AC सर्किट के रूल को समझना है। जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, दोनों के दरमियान का फेज एंगल निकाल रहे हो या दो वोल्टेजेस को देख रहे हो AC सर्किट में या कुछ भी देख रहे हो आप, ज़रूरी है कि वो दोनों या तो कॉज में होने चाहिए, वो दोनों या तो साइन में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वोल्टेज कॉज में गिवन है, एक कॉज वेव मौजूद है और एक साइन वेव मौजूद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आप लेट सपोज दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे आप उन्हें कंपेयर कर रहे हो पढ़ाई में, सही है। तो दोनों बच्चे बोलेंगे भाई आप एक 1 क्लास के बच्चे को 5 क्लास के बच्चे से कैसे कंपेयर कर सकते हो, आप दो 5 क्लास के बच्चों को ही कंपेयर कर सकते हो आपस में। भाई 1 क्लास वाले की तो पढ़ाई आसान है ना, तो हम उसको बोले भाई वो तो 99% लाया, वो तो 95 लाया, वो बोलेंगे नहीं दोनों का सेम होना ज़रूरी है। इसी तरीके से AC सर्किट्स में दोनों वेवफॉर्म का एक फंक्शन होना ज़रूरी है, या तो दोनों कॉज हो या तो दोनों साइन हो। तो आप तो पहले V1 V2 को एक जैसी फॉर्म में लेकर आना है। फिर फेज एंगल क्या है, फेज एंगल में अभी फेज एंगल हमें V1 का तो पता है कि वो जो साथ में लिखा होता है वो फेज एंगल होता है। मतलब भाई एक लेट सपोज ये वेव फॉर्म है, सही है। V1 लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ वो V1 का फाई है, सही है। V1 का फेज एंगल है, सही है। जैसे मैं लेट सपोज फाई 1 कह दिया, लेट सपोज V2 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ ये फाई 2 है, ये फाई 1 और फाई 2 हमसे नहीं मांगा, V1 का फेज एंगल नहीं मांगा, V2 का फेज एंगल नहीं मांगा। कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2, इन दोनों के दरमियान का जो फर्क है वो बताओ, डिफरेंस मांगा है आपसे। समझ में आई। अब देखें सबसे पहले हम लोग चेंज वाला काम देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, चेंज करना है दोनों वोल्टेजेस को। अब इसके लिए एक बहुत ही आसान एग्जांपल है। लेट सपोज ये V2 है ना, V2 क्या बोलता है, इसको करने के ना आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। V2 बोलता है कि यार मैं साइन हूँ, ठीक है, हम दोनों को कंपेयर होना है, एक काम करो तुम भी मेरे जैसे साइन बन जाओ, वो V1 को बोल रहा है, सही है। तो V1 जो है एक ये ऑप्शन है कि V2 अपनी जगह पे ऐसा ही रहे, V2 बोल रहा है यार मैं तो ऐसे ही रहूँगा, सही है, और तुम भी बदलो मेरे जैसे और तुम भी साइन में आ जाओ। मतलब ये जो अपना माइनस कॉज है ना, माइनस V, यहाँ पे मैंने VM बोला था, माइनस VM नहीं बोला था, तो ये माइनस किधर से आ गया, ये गलत माइनस लगा हुआ है, सही है। तो ये माइनस जो है असल में कॉस के साथ वाला माइनस है। अगर आप साइन में लाना चाहते हो तो आपको माइनस कॉस को उठा के साइन में लाना पड़ेगा, सही है। तो V1 को बोल रहा है कि भाई तुम अपना माइनस भी चेंज करो और अपना कॉस भी चेंज करो, और माइनस और कॉस दोनों को उठा के साइन में बदल दो, तो तुम्हारे पास भी कोई ऐसी फॉर्म आ जाए, टैन साइन और कुछ ब्रैकेट आ जाएगा, सही है। तो V1 बोल रहा है, अब ये पहला ऑप्शन तो ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि V1 बोल रहा है यार मैं ही पूरा क्यों चेंज हूँ, मतलब हम होता है ना ग्रुप में बोलते हैं मैं ही क्यों सारा काम करूँ, आधा तुम करो आधा मैं करूँ, ठीक है। तो V1 बोल रहा है कि यार मैं माइनस भी चेंज करूँ अपना और कॉस भी चेंज करूँ, मैं पूरा काम क्यों करूँ, तुम करो ना। एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ अपना माइनस हटा देता हूँ, जो कि रूल में नहीं है कि माइनस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी फॉर्म ले आता हूँ टैन कॉस और समथिंग, ठीक है, माइनस हटा देता हूँ बस मैं अपना, मतलब माइनस कॉस से मैं प्लस कॉस हो जाता हूँ, आधा काम कर और आधा काम तुम भी करो, तुम अपने साइन को कॉस में बदलो। जब तुम अपने साइन को कॉस में बदलोगे और मैंने भी अपने माइनस कॉस को कॉस में बदल दिया होगा, तो हम दोनों किस में आ जाएंगे, कॉस में आ जाएंगे। तो आधा आधा काम करो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि V2 अपने जो साइन है उसको कॉस में बदले, सही है, और V1 जो अपना माइनस वाली चीज़ है ना उसको बदल के उठा के पॉजिटिव कॉस करे, तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी आप कौन सा वाला फॉलो करते हो। अगर एक बात देखी जाए ना तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक को बदलना पड़ेगा, सिर्फ V1 को बदलना पड़ेगा, सही है। अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको V1 को भी बदलना पड़ेगा और V2 को भी बदलना पड़ेगा, और मैंने बताया क्यों, क्योंकि V1 भी माइनस कॉस है, आप उसको कॉस में लेकर आओगे, सही है, और V2 जो है वो साइन है, आप उसको भी कॉस में लेकर आओगे, मतलब आप दो फॉर्मूला यूज़ करोगे। और अगर आप पहला वाला ऑप्शन यूज़ करते हो तो आप क्या करोगे, ये तो पहले अपनी जगह पे सही है, V2 बिल्कुल सही है, सिर्फ आपको V1 को माइनस कॉस से साइन में लाना पड़ेगा,
सही है। अब इसके लिए ना हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं, वो 4 फार्मूलाज अपने ध्यान में रखें बस। क्या है वो 4 फार्मूलाज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस का साइन ओमेगा टी, सही है। कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी, सही है। और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। चेक कर लो एक दफ़ा, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, सही है। कॉस और साइन, ये हो गया साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कॉस साइन कॉस बेहतरीन, ठीक है। ये हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं भाई, इन 4 फार्मूलाज को जहन में रखें। अब मैं बता देती हूँ यूज़ किस तरीके से करने होते हैं। मैं पहले वाले से ये पहले ऑप्शन से ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, मतलब कि V2 अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, सही है। V2 रहेगा 12 साइन ओमेगा टी माइनस का 10 डिग्री, सही है, ये ऐसे ही रहेगा। मैं V1 को बदलूँगी, V1 हमारे पास है माइनस 10 कॉज शिट, V1 है हमारे पास माइनस 10 कॉस ओमेगा टी प्लस का 50 डिग्री, सही है। मैं इसको बदल लूँगी, बिल्कुल इसका जैसा बनाऊँगी, दोनों के एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए जब आपको बदलना होता है ना, तो बेटा इन 4 फार्मूला से कौन सा यूज़ करना है ये देखना आना चाहिए। आपको किससे जाना है, आपके पास माइनस कॉस मौजूद है, माइनस कॉस से आपको जाना है साइन में, सही है। माइनस कॉस से आपको पास जाना है साइन में, तो जो चीज़ आपके पास मौजूद है ना, जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको ढूंढा करो यहाँ राइट हैंड साइड वाली चीज़ में, सही है। राइट हैंड साइड पे देखो माइनस कॉस किधर है, माइनस कॉस 2 जगह है, एक तो इधर है, सही है, और एक इधर है ना, देखिए नीचे माइनस लिखा हुआ है, माइनस कॉस एक तो इधर है और एक तो इधर है, सही है। तो या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अब बताएं कौन सा, मुझे माइनस कॉस से साइन में जाना है। ये माइनस कॉस को उठा के कॉस में लेके जाएगा और ये नीचे वाला माइनस कॉस को उठा के साइन में लेके जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप 2 साइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो अगर मैं प्लस कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो इधर मैं फॉर्मूले में प्लस लगाऊंगी, और अगर मैं नीचे माइनस वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो मैं फॉर्मूले में माइनस लगाऊंगी, सही है भाई। देखें अगर जो चीज़ आपके पास मौजूद है ना, जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको आपने ढूंढना है राइट हैंड साइड वाले कॉलम में, सही है। और आपके पास जिसमें आपको जाना है वो देख ले, साइन में आपको जाना है क्योंकि दूसरा साइन है तो आपको इसको भी साइन में लेके जाना है। तो ये माइनस कॉस से ये फॉर्मूला जा रहा है कॉस में, और ये फॉर्मूला जा रहा है माइनस साइन से माइनस कॉस से साइन में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सही है। तो ये कैसे यूज होगा भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है मैं लिख देती हूँ, माइनस ये देखें साइन ओमेगा टी। अब क्या लिखूँ, प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, भाई मैं माइनस यूज़ कर रही हूँ, माइनस कॉस से जाऊँगी ना तो नीचे वाला माइनस ही आएगा। नीचे वाली चीज़ देख रहे हैं तो यहाँ पे भी नीचे वाली चीज़ देख रही हूँ, सही है। हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, माइनस कॉस, यहाँ का माइनस और इधर से भी माइनस उठाया, सही है। ये फॉर्मूला है, मतलब मैं माइनस कॉस से जा रही हूँ साइन में, सही है। कैसे जाऊँगी, माइनस कॉस, जो चीज़ आपके पास मौजूद है, देखिए ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, जो ओमेगा टी मतलब कॉस के साथ जो पूरी चीज़ मौजूद है, जो पूरी चीज़ मौजूद है वो साइन के साथ आ जाती है एज इट इज़, सही है। अब मैं देखिए माइनस कॉस देखिए मैंने माइनस कॉस लिखा है, ओमेगा टी की जगह जो चीज़ पूरी मौजूद है, ओमेगा टी प्लस का 50 डिग्री मौजूद है, सही है। जो चीज़ पूरी मौजूद है वो यहाँ पे आ जाती है, इधर आ जाती है, जो चीज़ पूरी मौजूद है वो आ जाएगी एज इट इज़, और आगे माइनस 90 डिग्री एज इट इज़ लिखो। भाई देखें जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी क्या था, कॉस के साथ जो पूरी चीज़ मौजूद होती है, पूरी चीज़ ये मौजूद है, मैंने पूरी चीज़ उठा के ये लिख दी, सही है। अब सिंपल क्या है, यहाँ पे देखिए इसको मुझे साइन में लेके जाना है, तो साइन ओमेगा टी जो है ना वो मैंने साइन के साथ जो कॉस के साथ जो चीज़ लिखी हुई है वही ओमेगा टी है, यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी हुई थी तो यहाँ पे मैंने ओमेगा टी की जगह वो पुट कर दिया और माइनस 90। अब आप बताओ साइन ओमेगा टी प्लस 50 माइनस 90 कितना होता है, माइनस का 40 डिग्री। ये आंसर आया है जब आप माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस का 50 डिग्री को लेकर जाओगे साइन में, तो सिंपल अब ये V1 आ जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस तो अब हट गया ना, माइनस कॉस तो हट गया, तो V1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, V1 आ जाएगा आपके पास 10 तो अपनी जगह पे, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 50 को उठा के आपने इसमें बदल दिया साइन ओमेगा टी माइनस का 40 डिग्री, ये दोनों आ गए। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब ये है कि आपको उन दोनों के दरमियान का फेज एंगल निकालना है। पहले तो कैलकुलेट द फेज एंगल वाला सवाल है, आगे वाला सवाल हम बाद में देखेंगे। तो अब हम इसका फेज एंगल निकाल लेते हैं।
अब देखिए भाई हमारे पास ये दो वोल्टेज का आंसर है। अब ये दोनों एक जैसी फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैंने कंपेयर कर सकती हूँ, मतलब हमारे पास सवाल था कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन ना, कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन। तो इसके लिए आप पहले दोनों की वेव फॉर्म को प्लॉट करो। अब वेव फॉर्म कैसे प्लॉट करोगे, देखो मैंने ये बोला था कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे हमेशा टाइम होता है, या तो आप टाइम प्लॉट कर दो या तो ज़्यादा बेहतर ये कि ओमेगा टी प्लॉट करो। सही है। अच्छा, ओमेगा टी आपने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास वोल्टेजेस हैं दोनों, तो वी टी लिख दो। सही है। अब V1 जो है, V1 कैसा है भाई, V1 जो है वो tan sin ओमेगा टी -40। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये फेज एंगल को देख के पता चलता है। -40 लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया था जब भी फेज एंगल माइनस में होता है तो माइनस का मतलब क्या होता है, आगे से स्टार्ट होगा या पीछे से। माइनस का मतलब से बहुत लोग समझ सकते हैं पीछे से स्टार्ट होगा, नहीं, आगे से स्टार्ट होगा। वो एरिया माइनस हो गया, जीरो से आगे से स्टार्ट होगा, वो एरिया हट जाएगा, वेव फॉर्म में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा -40। लेट सपोज इधर 40 है, इधर 40 है, तो वो 40 का एरिया हट गया आपकी वेव फॉर्म से। -40 से स्टार्ट हुआ है, तो लेट सपोज ये हमारे पास किसकी वेव फॉर्म है, V1 की वेव फॉर्म है। सही है। और V1 का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, 10 है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 होगा, या आपने V1 प्लॉट किया है। सही है। अब इसी तरीके से आप जो है V2 प्लॉट करोगे। V2 के लिए सिंपल एक चीज़ देखो, V2 का एक तो एम्पलीट्यूड आपके पास 12 है तो थोड़ा ऊपर होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, ओमेगा टी -10। -10 का मतलब है कि जीरो के आगे वाले 10 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे कहीं 10 होगा और यहाँ पे 12, कुछ ऐसे है। सही है। अब आप बताएं दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, 40 और 10 के दरमियान का डिफरेंस कितना है, 30। तो आप बोल दोगे फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2 इज 30 डिग्री। सही है। अब इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ये वेव फॉर्म बना के नहीं देखना चाहता, कैलकुलेशन से भी देखा जा सकता है। कैलकुलेशन से आप लोग कैसे देखते हो कि सिंपल आपके पास जो नंबर लाइन बनाया करो। सही है। नंबर लाइन बनाने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वेव फॉर्म में ये माइनस वाली चीज़ें जो है वो आगे बनती हैं, और नंबर में -40 -10 तो जीरो के पीछे होता है ना। सही है। तो कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन वाली चीज़ देख रहा है तो वो आम नंबर के रूल्स को फॉलो करेगा। सही है। तो ये हमारे पास जीरो होता है तो यहाँ पे -10 है। सही है। और ये हमारे पास -40 है। तो सिंपल हमारे पास क्या करोगे भाई, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा यहाँ पे कौन है, बड़ा ये जो 10 है ना, ये बड़ा है। सही है। जीरो के जितना करीब वाला छोटा नंबर माइनस में बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। ये बात तो हमें पता है ना मैथ में। भाई ये बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। सही है। वो दोनों नंबर एज इट इज लिख के बीच में माइनस की साइन लगा दो, बस ये करो। तो -10 माइनस +40 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ गया। ऐसे भी देख सकते हो। सही है। कैलकुलेशन वाली चीज़ समझ में नहीं आती, वेव फॉर्म से देख लो। अब एक और सवाल पूछा गया था, सिर्फ फेज एंगल नहीं पूछा गया था, इन्होंने बोला था स्टेट विच साइनोसॉइड इज लीडिंग। अब इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं स्टेट करो कौन सी साइनोसॉइड इसमें से लीड कर रही है। अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग। आमतौर पे लीड का मतलब क्या है, कोई बच्चा लीड कर रहा है, लीड का मतलब होता है आगे चल रहा है। सही है। और लैग का मतलब क्या होता है, पीछे रह गया है। वेव फॉर्म में भी यही है, लीड का मतलब है कोई वेव फॉर्म आगे चल रही है। सही है। अब आगे का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आगे चल रही है, ये 40 वाली आगे चल रही है, नहीं 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 नहीं। कोई बच्चा लीड कर रहा है मतलब उसने पहले स्टार्ट किया, उसने मेहनत करी है, तो वो लीड कर रहा है। सही है। वो लीड क्यों कर रहा होता है कोई बच्चा, पेपर में कोई बच्चा आगे क्यों निकल जाता है, आगे वो जब निकलता है जब उसने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया होता है। तो ये वेव फॉर्म जो है 10 वाली, ये पहले स्टार्ट हुई है, इसने मेहनत पहले शुरू की है, काम इसने पहले शुरू किया है, तो ये लीड कर रही है। अब लीड में भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बोलेंगे आगे जो चल रहा है वो लीड कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, जिसने मेहनत पहले शुरू की है, जिसने काम पहले शुरू किया है वो लीड कर रहा है। तो ये लीड कर रही है और ये आगे वाला लैग कर रहा है। तो इसको ना हम दो तरीके से कह सकते हैं, या तो ये देखिए ये V2 है ना, ये वाली V2 है, V2 प्लॉट करी थी 10 पर और 40 पे V1 है। तो इसको हम बहुत तरीक़ों से कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं V2 इज़ लीडिंग V1, V2 आगे चल रही है V1 से बाय 30 डिग्री, 30 डिग्री के फ़र्क से V2 जो है वो लीड कर रही है। और इसी तरीके से हम V1 के हिसाब से भी कह सकते हैं, V1 ने बाद में शुरू किया, 40 पे जाके शुरू हुआ वो, 4 घंटे बाद, समझे 30 घंटे बाद शुरू हुआ वो। ठीक है। तो V1 जो है वो लैग कर रहा है V2 से बाय 30 डिग्री। तो आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हो, V2 इज लीडिंग V1 बाय 30 डिग्री, फ़र्क से ना, कितने फ़र्क से लीड किया उसने, या तो V1 इज लैगिंग
V2/30 डिग्री, कुछ भी कह सकते हो, सही है। तो ये बताना था कौन सी वेव फॉर्म लीड कर रही है, तो जो पहले शुरू हुई है वो लीड कर रही है। आगे को मैं नहीं देखना, आगे को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, आगे जो चल रही है वो लीड कर रही है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरीके से अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है आपको आया है या नहीं आया है, तो दूसरा तरीका देखें। जब मैं इस माइनस कॉस को लेकर आऊँगी प्लस कॉस में और इस साइन को भी लेकर आऊँगी प्लस कॉस में, फिर उससे यही कॉन्सेप्ट निकालें और देखें आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, सही है। और इसी तरीके से वो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, माइनस कॉस से जब आपको कॉस में जाना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, सही है। अगर 180 से बड़ी वैल्यू आए तो आप माइनस करिएगा 180, अगर 180 से छोटी आए तो प्लस कर लिएगा, सही है। और इसी तरीके से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे एंगल आपके वही बन रहे होंगे। और जो है आपके पास जो है अगर यहाँ पे और दूसरा क्या है, साइन से कॉस में जाना है ना, तो साइन से कॉस, पॉजिटिव साइन ये रहा, नीचे वाला पॉजिटिव साइन से कॉस में जाने के लिए देखें नीचे वाला -90 करेंगे। तो ये वाली चीज़ आप खुद करके देखें ताकि आपको समझ में आए आपको लीडिंग लैगिंग समझ में आया है या नहीं। बाकी जो चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।